Everyone, welcome to my YouTube channel Arju Power Academy, and this is the part 5th of the chapter Nationalism in India. In this video, we will study how the participants saw the movement and the limits of the civil disobedience movement. So let's start without wasting the time. In the countryside, the rich peasants communities were active in the movement. कि countryside में जो rich peasants communities थी वो active थी इस movement में. And the producers of the commercial crops, they were hit by the trade depression and falling prices. कि commercial crop में trade depression और falling prices के कारण जिनकी financial conditions थी वो खराब हो चुकी थी और अब ये government revenue भी नहीं बढ़ सकते थे. तो इनके लिए जो स्वराज का मतलब था वो था the struggle against the high revenue. ठीक है. तो जब CDM 1931 में बंद हुआ मीन्स कॉल्ड ऑफ हो गया तो इन्होंने मतलब इसमें से जो बहुत सारे लोग थे वो इससे डिसअपॉइंट हुए और 1932 में जब ये मूवमेंट दोबारा रिस्टार्ट की गई तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया. तो ये था रिच पीजेंट्स. अब बात करते हैं पुअर पीजेंट्री के बारे में. तो जो पुअर पीजेंट्स होते हैं उनके पास खुद की लैंड नहीं है, ठीक है, और वो खेती करते हैं कहाँ पर? रिच पीजेंट्स के लैंड पर, और साथ में उन्हें देना होता है रेंट. तो इनकी डिमांड ये नहीं थी कि रिवेन्यू डिमांड को कम किया जाए. इनकी डिमांड थी कि नो रेंट कैंपेन को सीडीएम में बढ़ावा दिया जाए, जगह दी जाए. लेकिन अगर वो सीडीएम में इसी नो रेंट कैंपेन को बढ़ावा देते हैं तो इससे क्या होगा? इसका सीधा मतलब हो जाता है कि जो रिच पीजेंट्स हैं उनसे पंगा लेना, जो कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती थी. तो इसीलिए नो रेंट कैंपेन को सीडीएम में कोई भी बढ़ावा नहीं दिया गया. अब बात करते हैं द बिजनेस क्लास. तो बिजनेस क्लास क्या करती है? गुड्स को प्रोड्यूस करती है और जब गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो उनको थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, ठीक है. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल. फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इंडियन मर्चेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया और पावरफुल बन गए, ठीक है. तो सीडीएम में पार्ट लेने के लिए इन्होंने क्या डिमांड रखी? दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स. वो प्रोटेक्शन चाहते थे किसके अगेंस्ट? फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट, ठीक है. एंड टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस इंटरेस्ट, और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने फॉर्म की इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड देन द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर एंड द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927. और 1927 में इन्होंने फेडरेशन को फॉर्म किया, द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स एंड द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट इट FICCI, ठीक है. लेकिन ये सीडीएम में पार्ट ले रहे थे लेकिन इनको कुछ डर था. वो डर क्या था? कि जो सेकेंड राउंड टेबल है ना वो अभी फेल हो चुकी थी, तो इन्हें लगा कि ये भी जो स्वराज है वो भी खत्म मतलब बंद ना हो जाए. और दूसरा कि जो कांग्रेस है अब वो सोशलिज्म की तरफ बढ़ रही थी. सोशलिज्म का मतलब ही होता है कि सबको फ़ायदा होना. तो इन्हें लगा कि जब सबको ही फ़ायदा होगा तो इन्हें ज़्यादा फ़ायदा कैसे होगा. तो कुछ इनकी प्रॉब्लम्स थी, बाकी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है. अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग की. The industrial working class didn't participate in the civil disobedience movement in the large number except in Nagpur. कि जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है उसने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ कुछ ही मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था. कहाँ के? नागपुर के. इन्होंने गांधी फिलोसफी के कुछ आइडियाज़ को अडॉप्ट किया था, ठीक है. देयर वर स्ट्राइक्स बाय द रेलवे वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस फॉर गांधीज कैब्स एंड पार्टिसिपेटेड इन रैलीज एंड बाइकआउट कैंपेन्स. कि छोटा नागपुर में रेलवे वर्कर के द्वारा क्या हुई? स्ट्राइक होने लगी. एंड टिन माइन जो टिन माइन थे उन्होंने गांधी कैप पहनी और पार्टिसिपेट किया किस में? रैलीज में एंड बाइकआउट कैंपेन में. अब जो एक और फीचर्स था किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो था द लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन. कि जो वुमेन्स थी उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था. ड्यूरिंग सोल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ द हाउस. कि सोल्ट मार्च के दौरान हज़ारों जो वुमेन है वो अपने घर से बाहर निकली. दे पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉर क्लॉथ एंड लिक्विड शॉप. मतलब उन्होंने हर एक कदम पर क्या किया था? साथ दिया था. गांधी जी कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर द होम एंड द हर्ट विद गुड मदर एंड द वाइफ्स. लेकिन इससे क्या है, जो वुमेन है उनको फिर भी उनकी जो पोजीशन है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, ठीक है. क्योंकि उस टाइम पे जो गांधी जी हैं वो यही मानते थे
कि जो वुमेन है उनकी जगह रसोई में है, उन्हें एक अच्छी मदर बनना चाहिए और एक अच्छी वाइफ बनना चाहिए। अब बात करते हैं द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे द दलित्स के बारे में। वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल्स who from around 1930s had begun to call themselves Dalits। कि हम अनटचेबल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो अब 1930s तक अपने आप को क्या कहने लगे थे, दलित और ऑप्रेस्ड। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। क्योंकि जो कांग्रेस है वो दलित को इग्नोर करती थी, लेकिन जब ये प्रॉब्लम महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्हें लगाई थी तो बहुत गलत है कि दलित्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अब मैं खुद टॉयलेट्स को साफ करूंगा, ये दिखाने के लिए कि कोई भी ऐसा कोई ये गंदा काम नहीं है। और उन्होंने उन सभी जगह पर सत्याग्रह को सत्याग्रह मूवमेंट चलाया जहाँ पर जो दलित्स उनको उनकी एंट्री अलाउड नहीं थी, जैसे कि टेम्पल्स में, पब्लिक पार्क्स में, टैंक्स में, रोड्स में एंड स्कूल्स में। He and its leader were keen on a different political solution to the problem of the community। लेकिन जो दलित लीडर्स थे उन्होंने तो अपना कोई और ही सोल्यूशन निकाला था। कहा कि यदि हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल जाए तो यह हमारी सोशल डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगी। Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited, particularly in the Maharashtra and the Nagpur region, where their organizations were quite strong। तो जो दलित पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, और ज़्यादातर महाराष्ट्र और नागपुर में तो इनका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, मतलब बहुत कम था, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर who organized the Dalits into the Depressed Classes Association in 1930। We all know that Dr. B.R. Ambedkar has done a lot for the depressed classes, ठीक है। तो इन्होंने क्या महात्मा गांधी जी से सेकेंड राउंड टेबल में डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स, लेकिन गांधी जी के समझाने के बाद ये समझ गए थे, क्योंकि गांधी जी ने इसको ठीक नहीं माना कि कोई अलग के इलेक्टोरेट किया जाए फॉर द दलित्स, तो इसीलिए उनके समझाने के बाद ये मान गए थे, क्योंकि गांधी जी को बहुत मानते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे ज़्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दे सकते हैं तो मुझे कुछ रिजर्व सीट्स दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गांधी जी इस बात के लिए मान गए और इनको रिजर्व सीट्स दे दी गई, जिसे क्या कहा गया, पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, ठीक है। अब बात करते हैं एक अलग क्लास की, दैट इज द मुस्लिम क्लास। Some of the Muslims political organizations in India were also lukewarm in the response to the civil disobedience movement। कि जब मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी जो रिस्पॉन्स था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो भी लुकवार्म था। क्यों? क्योंकि इससे पहले नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और इससे क्या है वो भी बंद हो गया था, और जो मुस्लिम थे वो ऑलरेडी एलिनेटेड फील कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, तो बाद में जो कांग्रेस है वो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कि हिंदू महासभा, जिससे क्या हुआ हिंदूज और मुस्लिम्स के जो रिलेशंस थे थोड़े खराब होने लगे, और जगह जगह पर रीजनल के बेसिस पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होने लगी थी, और इससे क्या हुआ क्लैशेस, riots in the various cities। The Congress and the Muslims League made effort to negotiate an alliance, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, one of the Muslim leader, was willing to give up the demand for the separate electorate। अब इन्होंने भी डिमांड रख दी कि हमें तो क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वन मेंबर ऑफ द हिंदू महासभा, एक मेंबर थे हिंदू महासभा के, उनका नाम था M.R. जायकर, उन्होंने इसे स्ट्रांगली मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। And when the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and the distrust between communities। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया तो सबके बीच में क्या था, डिस्ट्रस्ट था, ठीक है, किसके बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में। एंड many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of the Muslims as a minority within India। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीडर्स का जो स्टेटस है ना वो माइनॉरिटी का है इंडिया में, ठीक है। And they feared that the culture and the identity of the minorities would be submerged under the domination of the हिंदू मेजोरिटी। उनको ये डर था कि जो कल्चर है, आइडेंटिटी है मुस्लिम्स की, वो हिंदू मेजोरिटी के अंडर सबमर्ग्ड होगी, ठीक है। And we will continue this topic in the next video, and thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.